आज का दंगल देश के जनादेश पर सरकार के गठन की कोशिशों को लेकर है। इस बार के चुनाव में देश की जनता ने खंडित जनादेश दिया है। किसी भी एक दल को बहुमत नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास 240 सीटें हैं। बाकी पूरे इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें ही हैं। ऐसे में 292 सीटों की ताकत के साथ एनडीए की सरकार बनना तय माना जा रहा है। पीएम मोदी ने आखिरी कैबिनेट की बैठक के बाद अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है और नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। लेकिन तब तक की मोहलत में इंडिया गठबंधन की ओर से भी सरकार बनाने की कोशिश में जोड़ तोड़ की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कांग्रेस के नेता सरकार बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। तेजस्वी भी कह चुके हैं सरकार बनाने की कोशिश हम करेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो राहुल गांधी को पीएम बनते देखने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक बीजेपी को छोड़कर पूरे देश के सांसद इंडिया खेमे में नहीं चले जाएं। फिलहाल ये नामुमकिन ही लगता है, क्योंकि सिर्फ 99 सीटें लाने वाली कांग्रेस भले ही 52 से 99 पहुंचने का जश्न मना रही हो, लेकिन 272 सांसद जोड़ना अभी कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर है। वैसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पहली कोशिश एनडीए के दो मजबूत दोस्त टीडीपी और जेडीयू पर डोरे डालने की है। सूत्र बता रहे हैं कि टीडीपी को इंडिया गठबंधन की ओर से अप्रोच भी किया जा चुका है और नीतीश कुमार तो आज एक ही विमान में तेजस्वी यादव के साथ पटना से राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। पटना में वो अलग अलग सीटों पर थे, लेकिन सफर के दौरान दोनों साथ साथ बैठे हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर भी नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की तरह स्पष्ट शब्दों में बीजेपी के साथ रहने की बात नहीं कही है। तो इन्हीं हालात में इंडिया गठबंधन कुछ गुंजाइश, कुछ संभावनाएं तलाशती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको बताते चले, शाम 4 बजे से ही पीएम मोदी के आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक चल रही है। बैठक के बाद एनडीए आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकता है। शाम 6 बजे अब से 1 घंटे के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इन बैठकों के बीच क्या होता है, आपको हर पल की जानकारी देंगे। अपने संवाददाताओं के पास भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आखिर कितने तरह की संभावनाओं पर अभी दिल्ली में सियासत की खिचड़ी पकाने की जा रही है कोशिश। देश का जनादेश है। अब की बार गठबंधन सरकार तो पुरानी गांठों की मजबूती चेक करने और नई गांठ लगाने की जुगत चालू है। दिल्ली में दिल्ली की गद्दी के लिए दोस्ती का दरबार लगा है। इंडिया गठबंधन की खेमेबंदी में मुंबई से शरद पवार, संजय राउत, बिहार से तेजस्वी यादव, कोलकाता से अभिषेक बनर्जी, चेन्नई से स्टालिन, झारखंड से चंपई दिल्ली पहुंचे हैं। दूसरी ओर एनडीए खेमे में बिहार से नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। सरकार के लिए नंबर एनडीए के पास है, लेकिन कोशिश इंडिया गठबंधन में भी जारी है। अगर राहुल गांधी जी स्वीकारने को तैयार है नेतृत्व, तो हम विरोध क्यों करेंगे? इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है। उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? और कोशिश क्या हो रही है कि एनडीए के दो बड़े घटक दलों को तोड़ा जाए। सूत्र बताते हैं कि एक ऑफर चंद्रबाबू नायडू को कल ही भेजा जा चुका था। ये इशू हमारे यूपी में जो तय हो जाएगा, इस लाइन पर हम जाएंगे। अभी हमने बात ही नहीं की। और बाकी सियासत उस तस्वीर पर हो रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही विमान में पटना से अलग अलग सीटों पर बैठकर उड़े और बीच आसमान में आसपास बैठे नजर आए। नमस्कार, प्रणाम, दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। बाद में क्या बातें होंगी, इसकी खिचड़ी पकाने के लिए दिल्ली में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में क्या चर्चा संभावित है, इसका अंदाजा इन बयानों से लग सकता है। चंद्रबाबू नायडू जी वो शख्स हैं जिन्होंने संघीय ढांचे की मजबूती के लिए यहीं दिल्ली में धरना दिया था, आंदोलन किया था इस सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। दूसरे नेता है नीतीश कुमार जी। इंडिया गठबंधन के लोगों को लामबंद करने की उन्होंने चुनाव के पहले कोशिश की थी। मैं नीतीश जी की राजनीति से वाकिफ हूँ, चंद्रबाबू जी की राजनीति से वाकिफ हूँ। वो व्यक्ति केंद्रित विमर्श, आत्ममुग्ध नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं।
कांग्रेस तो यहाँ तक डरा रही है कि बीजेपी का सहयोग बीजेडी ने किया। आज ओडिशा में खो गई। बीजेपी का साथ जगन मोहन रेड्डी दे रहे थे, वो भी भूतपूर्व हो गए। जो उनके साथ जाएगा भूतपूर्व हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एनडीए के घटक दलों ने तो यही कहा है कि हम साथ साथ हैं। I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. पूरी एब्सोल्युटली एकजुट है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। लेकिन पेच ये है कि जिस आत्मविश्वास के साथ चिराग पासवान नई सरकार के गठन की बात कहते हैं, वो यकीन नीतीश कुमार नहीं दिखाते। नीतीश कुमार की खामोशी में इंडिया गठबंधन को उम्मीद की रोशनी नजर आती है, लेकिन आंकड़ों के आईने में सीन नंबर 1 कहता है कि एनडीए के पास 292, इंडिया के पास 234 और अन्य के पास 17 सीटें हैं। इनमें से अगर जेडीयू 12 सीट के साथ एनडीए से अलग भी हो जाए तो 280 सांसदों के साथ एनडीए सरकार बना लेगी। सीन नंबर 2, अगर एनडीए से टीडीपी अलग हो जाए तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेगी, सरकार फिर भी बन जाएगी। अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए से अलग हो जाएं, तो एनडीए के पास 264 सीटें बचेंगी और सरकार बनाने के लिए 8 सीटें चाहिए होंगी। इसके लिए छोटी पार्टियों और निर्दलीय मिलाकर जो 17 सांसद बचे हैं, वो मदद कर सकते हैं। कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है, तो इस आशंका को बल क्यों मिल रहा है? दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुमत से पिछड़ी बीजेपी के सामने सहयोगी दलों ने मांग पत्रों वाली सूची सौंपनी शुरू कर दी है। खबर है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए टीडीपी लोकसभा स्पीकर, 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग कर सकती है। उसमें भी सड़क और परिवहन, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जैसे अहम पोर्टफोलियो हो सकते हैं। उधर जेडीयू भी 3 कैबिनेट की मांग कर सकती है। एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की उम्मीद लगाए बैठे हो सकते हैं। तो चिराग पासवान को भी 1 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री की हसरत हो सकती है। 1 सीट लेकर जीतन राम मांझी तक कैबिनेट में शामिल होने की हसरत बयां कर सकते हैं। इन शर्तों सुलहों के रास्ते सकुशल गुजरते हुए मोदी 3.0 का रास्ता आगे बढ़ जाता है, फिर तो ठीक, वरना इंडिया गठबंधन तो ऑफर पर ऑफर देने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन फिर नंबर आड़े आएगा। इधर का सीन ये है कि इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसद हैं, यानी सरकार बनाने के लिए 38 सांसद कम। ऐसे में अगर टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी तीनों एनडीए छोड़कर आ जाएं, तब भी 267 ही होते हैं। 5 सांसद और चाहिए, और अगर 17 अन्य सांसदों में से 5 मिले, तभी 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह संभावनाओं के दरवाजे अभी खुले हुए हैं, उसी में कोशिश जारी है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक कर ली। मंत्रिपरिषद को जीत हार के चुनावी दर्शन वाला संदेश भी दिया। उसी बैठक में कैबिनेट भंग करने का फैसला लेकर राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप आए। रात 8 बजे राष्ट्रपति ने पूरी कैबिनेट को फेयरवेल डिनर पर भी बुलाया है। बाकी नई सरकार का गठन 7 जून की एनडीए की बैठक के बाद ही होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। तो दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करके आज देर शाम ही एनडीए की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि इस वक्त एनडीए की बैठक चल रही है और उसमें तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। अनूप बुगिड्डी साहब, जो स्पोक्स पर्सन टीडीपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मृत्युंजय तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ आ चुके हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, लीडर जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ आ चुके हैं। प्रोफेसर संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोकनीति सीएसडीएस के हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सभी से चर्चा की शुरुआत हम करें उसके पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। एनडीए की बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री निवास स्थान पर यह बैठक चल रही है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पीएम आवास पर एनडीए की बैठक जारी है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, क्या तय किया जा रहा है? क्या आज देर शाम ही एनडीए के तमाम घटक दल जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा?
देखिए बिल्कुल इस बैठक का औचित्य भी यही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि किसी तरीके से अगर एनडीए में सेंध लगा सके तो वो सरकार बनाने का दावा पेश करे, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि कोई भी एक ऐसा छोटी सी भी चीज रह जाए जिससे कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में सफल हो। इसीलिए आज ही एनडीए की बैठक बुलाई गई। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान समेत तमाम एनडीए के घटक दल के नेता यहां पर पहुंच गए हैं और लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। चित्रा, ये बैठक चलते हुए ये सभी घटक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन पत्र देंगे, और ये समर्थन पत्र लेकर जो है जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये तमाम नेता जो हैं जाकर राष्ट्रपति को ये ज्ञापन देंगे कि हमने अपना समर्थन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की और एनडीए की सरकार बनाने के लिए दिया है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब हिमांशु, हमने कार्यक्रम का नाम ही रखा है मोदी सरकार दो खेवनहार। तो ये जो दो खेवनहार हैं, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, इनकी ओर से क्या डिमांड की जा रही है? क्योंकि इस बार तो माना जा रहा है कि अपने पार्टी के बल्ले बल्ले ये लोग करवाने वाले हैं एनडीए सरकार में। बिल्कुल चित्रा, ये 2 ही नहीं है, ये 2 एन नहीं है। बीजेपी का फोकस था 2 एन पे, महिला और साथ में जो है वो उस पर, लेकिन अब 2 एन आ गए हैं। नीतीश कुमार और नायडू ये चाहते हैं कि इनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए कैबिनेट में। पिछली बार जैसे जैसे मिला है, 2014 में एक कैबिनेट मिला था टीडीपी को, एक एमओएस मिला था, वो भी जाके 17 के अंदर। तो उनका मानना है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट मिले, अच्छे पोर्टफोलियो मिले। नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं कि अगर वो सरकार में शामिल होंगे तो उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है कैबिनेट में मिले। 2021 में उनकी पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री बने थे आरसीपी से। 19 में किसी कारण उनकी पार्टी के अंदर क्योंकि लंबी फहरिस्त थी इसलिए कैबिनेट नहीं बन पाए थे। चिराग चाहते हैं कि उनको एक कैबिनेट और एक एमओएस मिल जाए। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि एक कैबिनेट और एक एमओएस उनको मिले। तमाम जयंत चौधरी हैं, जीतन राम मांझी हैं, वो भी कैबिनेट बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में समझ में आ गया है कि आप अब की बार बड़ी मुश्किल है सरकार। अब आगे क्या होगा इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बैठक जारी है, जैसे ही बैठक खत्म होगी आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी देंगे। एक और बड़ी खबर देते हैं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के साथ अकेले समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। यूपी में 37 सीट जीतने वाले अखिलेश यादव ने आज तक से की है खास बातचीत। बीजेपी को रोकने में समाजवादी पार्टी हुई है कामयाब। क्या कुछ कहा गया है समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से, सुनिए। बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक है। 36+ सीट्स आप लोग के आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले कन्नौज की जनता का धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया, कन्नौज की वही सुगंध वापस लौटी जो समाजवादियों ने एक बार तरक्की और खुशहाली के साथ उनको छोड़ी थी। बीच में थोड़ा गैप जरूर हुआ, लेकिन मैं कन्नौज की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने समाजवादियों को पुनः एक मौका दिया है। लेकिन सर, यूपी के लिहाज से देखा जाए तो आप लोग एकदम किंगमेकर वाली भूमिका में 36+ आपके आए हैं। आपने जो ग्राउंड पर मेहनत की थी वो रंग। समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। पहला चुनाव था जब नेताजी आपके साथ नहीं थे, उनकी सीख आपके काम आई। देखिए, नेताजी आज होते तो नेताजी और खुश होते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उसी पे काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम ये है कि आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई। और जनता का धन्यवाद कि जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ वोट दिया है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटें। तो अखिलेश यादव बेहद उत्साहित है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, यकीनन एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतने में सपा को कामयाबी मिली है। अब जफर इस्लाम साहब सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया है जो हमारा लक्ष्य था यूपी में बीजेपी को रोकना, उसमें हम कामयाब रहे। देखिए, अखिलेश यादव जी को जो कहना है वो कह रहे हैं। जाहिर है जीत का थोड़ा उत्साह रहेगा, जो उनकी सीटें आई हैं उसको तो नकारा नहीं जा सकता, जीत का उत्साह रहेगा। लेकिन ओवरऑल उनको ये भी सोचना चाहिए कि सारे गठबंधन मिलके, जो इंडिया अलायंस के सारे गठबंधन मिलके, उसके बावजूद जो है वो बीजेपी अकेले को पार नहीं कर पा रहे हैं।
तो कद इनका कहाँ है, किस तरह का है, वो खुद उनको सोचना चाहिए। सिर्फ 37 सीटों से या 36 सीटों से वो सरकार का गठन तो नहीं कर सकते या सरकार को चुनौती तो नहीं दे सकते। देश की जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में, एक अकेली पार्टी है जो 240 सीटों लेकर आई है, उसको किस तरह से इग्नोर करेंगे वो जनता भी देखेगी। बहरहाल देखिए, आपने अपने शुरू के इनिशियल रिमार्क्स जो आपने दिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार न कभी अनसर्टेनिटी थी, न कभी अनसर्टेनिटी रहेगी। जो मजबूत सरकार बनने की बात की थी, वो मजबूत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में बनेगी और जो भी एजेंडा था 125 दिन का, वो एजेंडा पूरा करेगी और देश को तरक्की के रास्ते पे जिस तरह से चल रही है उसको और तेजी से दौड़ाने का काम करेगी। और हमारे जितने घटक दल है, ये हो सकता है कि इंडिया अलायंस में इस तरह की खींचातानी चलती होगी, लेकिन यहाँ पर उस तरह की न चर्चा होती है, न बात होती है। ये स्पेकुलेशन सिर्फ हम बाहर में देखते हैं या तो सोशल मीडिया में, और उससे कुछ उठ के आ जाता है मीडिया में। वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के सारे आंकड़े जोड़ भी लिए जाएं तो भी बीजेपी के बराबर आकर ये लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, फिर क्यों तुलना कर रहे हैं और इतने ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं? घनश्याम जी। नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मैं सबसे कहूंगा कि पहले एक लंबी सांस लीजिए। ये आजादी, स्वतंत्रता, देश में तानाशाही खत्म होने की सांस है, ये लोकतंत्र की सांस है, जो आप भी महसूस कर रही होंगी, देश का मीडिया महसूस कर रहा है, देश की सिविल सोसाइटी महसूस कर रही है, जुडिशियरी महसूस कर रही है। ये तानाशाही के घमंडी सपने के चकनाचूर होने की सांस है। और मुझे आज देश भर से फोन आए कि सभी लोगों ने कहा कि आज वो बड़े दिनों बाद खुल के सांस ले रहे हैं, तो इसकी मैं बधाई सबको देता हूं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई, सिर्फ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के ब्रिलियंट और करिश्माई नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने समूची भारतीय जनता पार्टी को न केवल अयोध्या में रोका, पूरे देश में रोक दिया। और इस हालत में रोक दिया है कि ये आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू जी का जो चुनाव सिंबल है वो साइकिल है। अब ये सरकार साइकिल पे सवार होना चाहती है। तो ये सरकार जो अपने घुटनों के बल है, जिसका अहंकार टूट के सामने आया है, हमारे देश में साम दाम दंड भेद कोई मूल मंत्र नहीं है, सत्यमेव जयते मूल मंत्र है। जो सरकार अपने अहंकार में साम दाम दंड भेद को मूल मंत्र बना लेती है, वो भूल जाती है कि रावण का अहंकार भी चकनाचूर हुआ था और एक बार फिर इस कलयुग में एक सोने की लंका बनाने वाले लोगों का अहंकार चकनाचूर हो रहा है। तो खुल के सांस लीजिए। नीतीश कुमार जी को 10 साल से भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाह रही है। मैं उनके साथ 6 साल काम कर चुका हूं, बड़ा सम्मान करता हूं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ में तरह तरह के खंजर घोंपने की कोशिश करती है, जिसमें एक खंजर का नाम चिराग पासवान भी था, जो 2020 में घोंपने की कोशिश की गई थी। एक खंजर का नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह भी था, जो उसके बाद घोंपने की कोशिश की गई थी, उसमें वो नाकामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी की ये बदकिस्मती है कि एक तरफ उन्हें साइकिल पे सवार होना पड़ रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के ऊपर, जिनका डीएनए प्रधानमंत्री टेस्ट करवाने की बात करते थे। ठीक है, अब मैं जरा बाकी मेहमानों के पास, जफर साहब उसके बाद आऊंगी, क्योंकि हमारे साथ आज बहुत ज्यादा लोग हैं, सबके एक एक टिप्पणी बहुत जरूरी हो जाती है। अनूप बुगडी जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप टीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, दर्शकों को बताइए कि सब ठीक ठाक है एनडीए में, या उधर भी झांक के देख रहे हैं आप लोग इंडिया की तरफ? सब ठीक ठाक है। ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू जी अभी मोदी साहब से मिल चुके हैं, सब पूरे ठीक ठाक है। तेलुगु देशम पार्टी हमेशा इंडिया के साथ थी, तो बीच में थोड़ा बहुत उधर उधर था, मगर हम अब एनडीए के साथ ही थे। साइकिल हमेशा पुल के साथ ही रहेंगी, शायद नहीं बोल सकते। आप एक बात यहाँ बहुत गैर से सोचना कि जो इंडिया अलायंस है, इसमें 99 कांग्रेस को है, सपा को 37 है, तृणमूल कांग्रेस को 29 है। सडनली एक दिन राहुल गांधी से नहीं गिर के हमारे अखिलेश यादव जी आके मेरे को नेताजी ख्वाब में बोले 2 भी साइकिल बीजेपी के साथ जाना बोले तो गठबंधन टूट जाती। सो ये टूटने की गठबंधन है, मगर जुटने की गठबंधन नहीं होती। तो इसके साथ जाके हम लोगों का खुदकुशी करना नहीं चाहे। अभी हमारे को आंध्र प्रदेश की जनता क्लियर मैंडेट दी, आंध्र प्रदेश की जनता को स्पेशल स्टेटस, आंध्र प्रदेश की जनता को जो पैसे चाहिए वो पूरे हम भाजपा के साथ, अब हम लोग इंडिया अलायंस में रह के वो पूरा पैसा लेंगे। जो आंध्र प्रदेश डिवीजन हुए बाद जो आंध्र प्रदेश लॉस हुआ, वो पूरा लॉस को रिवर करके आंध्र प्रदेश को रिकवर करके और एक कैपिटल सिटी बना के अच्छा प्रदेश बनाने के लिए हमारे कंट्रीब्यूशन एनडीए के साथ ही रहेगा और चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए के साथ ही जाएंगे। हाँ, मतलब एनडीए को आप दिल्ली में मोदी जी को समर्थन देंगे और यहाँ से अच्छा खासा हिस्सा अपना
आंध्र प्रदेश के लिए लेंगे, आपकी बातों से समझ में आ गई है। ठीक है, आप मृत्युंजय जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, 4 सीटें मिली हैं, अब 0 से 4 सीटें जाना तो बड़ी कामयाबी है। बताइए क्या स्थिति है? आप देखिए संगीत रागी जी बड़े खुश हैं आपकी जीत पर, करें बोल रहे हैं 400% की जीत है। पता है कि किसी के सियासत का अंत करने के लिए 4 कंधा देने के लिए काफी है। देखिए सियासत अभी चरम पर होगा और 2 दिन अभी एनडीए के लिए भारी है और जिस तरह से जनादेश मिला है ये एनडीए को ठीक है, स्पष्ट बहुमत है, लेकिन ये डगमगाती नैया कब डूब जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आदरणीय मोदी जी की गारंटी तो नहीं चली, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत सारे संभावनाओं के द्वार खुले हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए सब दिन के लिए परमानेंट दरवाजा बंद किया था बीजेपी ने, जरूरत पड़ी तो खिड़की वेंटिलेटर सब तोड़ दिया। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग भी बोलते रहे पलटू राम आप कह रहे हैं कि पलट जाइए एक बार हमारे लिए। कभी आज तक दिखा दीजिए कभी श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहे। चाचा भतीजा का रिश्ता है और ये रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई का आदरणीय लालू जी का जाकर वो सीट बदल ले रहे हैं। बिहार के हित में क्या होगा, देश के हित में क्या होगा, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं मानने वाले, तो 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का नारा था। इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी भूमिका रही, ईटा से लेकर सीमेंट तक सब उन्होंने जोड़ा था। तो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं प्रयास जारी है, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए बहुत कुछ अभी बीजेपी एनडीए के अंदर जैसे ही नीतीश कुमार मुस्कुराकर प्लेन में बात करना शुरू करते हैं तेजस्वी यादव से, वैसे ही संगीत रागी जफर इस्लामी लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नीतीश कुमार सबसे मुस्कुराकर बात करते हैं। अगर तेजस्वी जी ने उनके साथ फोटो खिंचाया, मीडिया के लिए दिन भर की एक खबर अच्छी बन गई। एक चीज समझिए, नीतीश जी का जो एनडीए का परफॉर्मेंस है बिहार में वो सबसे बेहतर है तमाम राज्यों के मुकाबले, और नीतीश जी एनडीए की बैठक में ललन सिंह जी के साथ शामिल होने गए हैं। और ये काफी इशारा काफी है कि नीतीश जी हल्की बातें कहीं बाहर मीडिया के सामने इस तरह नहीं करते। जब एनडीए की बड़ी बैठक हो रही हो तो नीतीश जी जब उसमें शामिल हुए तो स्पष्ट है कि वो किधर खड़े हैं। जो घनश्याम तिवारी बीच बीच में प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, घनश्याम जी कोई बचा नहीं राजनीति में जिसने नीतीश कुमार जी पर तरह तरह के आक्षेप न लगाए, लेकिन वो नीतीश जी उन चीजों को झेल गए क्योंकि वो बड़े गंभीर नेता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनके बारे में ये रही है कि पारदर्शी और ईमानदार रहे हैं 18 सालों से, और नरेंद्र मोदी जी ने उनको हमेशा भारत में सबसे ईमानदार व्यक्ति के रूप में माना और कहा है। वो परिवारवादी राजनीति नहीं करते, ये भी उन पर स्पष्ट है। तो इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार जब आए थे एनडीए में तो उन्होंने स्पष्ट सवाल उठाया था कि अपने चाचा भतीजे बेटे बेटी सबको शामिल कर दिया राजनीति में और परिवारवाद चरम सीमा पर बताया। उस दिन कर्पूरी ठाकुर को भारत में भारत रत्न दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। कर्पूरी ठाकुर को पहली बार अगर किसी ने इस देश में याद किया तो वो एनडीए के नरेंद्र मोदी जी ने याद किया, बाकी लोग तो भुला बैठे थे। तो आज जो भी सरकार बनेगी, कल जो भी सरकार गठन होगी, उसमें नीतीश कुमार कहां खड़े हैं आज एनडीए की बैठक में शामिल हैं, ये बात स्पष्ट रूप में मीडिया में दिखाया जा रहा है। यही बात तेजस्वी जी के फोटो पर और चाचा भतीजा के संबंध पर जो हमारे साथी मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, नीतीश जी ने भी हमेशा उनको आशीर्वाद ही दिया है। नीतीश जी को लेकर नीतीश जी ने भी हमेशा आशीर्वाद ही दिया है। और पहली बार जब वो विधानसभा पहुंचे थे तो नीतीश जी के आशीर्वाद से ही पहले भी बोले थे जब गए थे उधर, तो फिर आए कि नहीं? नहीं, आपके तरफ से पलटू राम तो कई बार बोला है तेजस्वी जी ने, इस बात पर आप इनकार कर गए। खैर कोई बात नहीं, आज वो बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय है भतीजा का रिश्ता, मानते हैं ना? बहस का ये रिश्ता रंग लाएगा, ये बात आप जानते हैं। बहस का विषय है मृत्युंजय जी कि नीतीश जी भारतीय राजनीति के जिस पायदान पर खड़े हैं और उनकी जो भूमिका है वो आज स्पष्ट होती दिख रही है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। शशि शेखर जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब नीतीश कुमार यकीनन हमने बिहार में भी देखा है, कम सीटें रहने के बावजूद लगातार उनका मुख्यमंत्री बने रहना। बीजेपी भी डोरे डालती है, उधर आरजेडी भी डोरे डालती रहती है, और आज तो वो बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि टीडीपी को लेकर भी उतनी बातें नहीं हो रही हैं जितनी कि नीतीश कुमार को लेकर हो रही हैं कि वो रहेंगे या चले जाएंगे। और जब से ये प्लेन की तस्वीरें सामने आई हैं तब से और ज्यादा चर्चा को बल मिल गया है। असल में नीतीश कुमार जी ने, पहली बात यह कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे कद्दावर नेता हैं और उनके बिना अभी तक कोई सरकार बन नहीं पाई है, तो उनकी एक वहाँ पर अपरिहार्यता है। और इस बार उन्होंने साबित कर दिया
कि उनके साथ हाथ मिलाकर बीजेपी ने गलत नहीं किया था। अगर वो दूसरी तरफ होते तो रिजल्ट और बेहतर होते उन लोगों के, और इंडिया आज कहीं और खड़ा होता। तो नीतीश जी की उपयोगिता अपनी जगह है, लेकिन नीतीश जी की जो लव हेट रिलेशनशिप है हर एक के साथ, उसमें हेट कब आगे आ जाएगा, लव कब आगे आ जाएगा, कोई जानता नहीं। और चूंकि 2014 से ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें मोदी जी के प्रति उनका प्रेम और अलगाव दोनों दिखाई पड़ता था, तो सवाल उठते हैं। सेम टीडीपी के साथ है चित्रा, कि टीडीपी अलग हुई थी, चंद्रबाबू नायडू को कुछ दिन पहले ही जेल जाना पड़ा था, अब वो लौट आए हैं, आज वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन ये दोनों लोग कब किसके साथ होंगे उसके लिए वो अपना हित ज्यादा देखते हैं, जो राजनीति में मुझे लगता है कोई अपराध नहीं है कि उसे कहा जाए अपराध है। अल्टीमेटली वो अपने प्रदेशों का भी हित देखते हैं। दोनों अब बेहतरीन नेता है। तो आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, उसके बजाय अगर हम देखें कि इस लम्हे में क्या हो रहा है, इस लम्हे में तो वो इस समय एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। इस लम्हे में वो साथ खड़े हैं, लेकिन किसी भी तरह से आशुतोष जी, क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देश की राजनीति में कितना बदलाव आया उसका एक आंकड़ों के जरिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। किशोरी लाल शर्मा, जिनको पीए कहा गया, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर को 1,67,000 वोटों से हराया, और जिनको देश का प्रधानमंत्री कहा गया, उन्होंने एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, माफ करिएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता को 1,52,000 वोट से हराया। हाँ। ये जो फर्क है, आंकड़ों का ये फर्क, अगर इन फर्क को हम समझेंगे तब देश की राजनीति जो बदली है उसको भी हम समझ जाएंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास वो मैंडेट नहीं है जो मैंडेट हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी के पास कोएलिशन की सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, ना तो पार्टी को चलाने का कोई तजुर्बा उस तरीके से, और ना ही सरकार चलाने का। ये एक बिंदु है जिस बिंदु पर ही तय होगा कि ये सरकार कितने साल चलेगी, कितने महीने चलेगी, क्या देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अभी आपने टीडीपी के प्रवक्ता की बातचीत सुनी, उनके एक एक शब्द में बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत हार्ड बार्गेन करेंगे, और उन्होंने साफ कहा है कि जितना कर्जा है, जितना पैसा है, मतलब आप समझ लीजिए। और उसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड के भी हैं, उनको भी नीतीश को यह मालूम है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से उनकी पार्टी को किसके कहने पर कमजोर करने का प्रयास किया गया और लगभग खत्म करने का प्रयास किया गया। क्या नीतीश जी उसको भूल जाएंगे? क्या नीतीश जी इस बात को भूल जाएंगे कि उन्होंने स्पेशल पैकेज की बात की थी बिहार के लिए और वो नहीं मिला था? तो जब उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई विधानसभा के चुनाव में, तो आज मौका है जब वो न केवल उसका हिसाब किताब करेंगे, मैं बदले की बात नहीं कर, राजनीति में बदला नहीं होता, हिसाब किताब किया जाता है। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं हिसाब किताब करेंगे? बोले संगीत रागी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ संगीत जी, एक सेकंड। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आशुतोष की बात को काट नहीं रहा, लेकिन मैं एक सिनेरियो अगर कब सोचिए कि अगर 2014 में इसी तरह का बहुमत आया हो, इसी तरह का जनादेश आया होता, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, तो क्या वो छोड़ के भाग गए होते? क्या उन्हें हारा हुआ मान लिया जाता? एक कोलिशन से दूसरे कोलिशन पर शिफ्ट हुआ होता। नई दिल्ली बड़ी खबर आ रही है, आज ही सरकार बनाने का दावा एनडीए की ओर से पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ गई है। आज शाम 7:45 पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए के नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके बाद आपको बताते चले, एक तरफ टीडीपी है, दूसरी तरफ जेडीयू है, तमाम छोटे छोटे और भी दल हैं। जितने लोगों के साथ इस वक्त मौजूदा वक्त में पीएम आवास में बैठक चल रही है, उन सभी के साथ आज शाम 7:45 पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, और सरकार बनाने का दावा उनकी ओर से पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। 8 बजे डिनर भी है, आपको बताते चले कि राष्ट्रपति भवन में फेयरवेल डिनर भी है, लेकिन उसके ठीक पहले ये जो बड़ी गतिविधि है वो होगी। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? 7:45 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे एनडीए के सहयोगी दलों के साथ प्रधानमंत्री। देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है चित्रा की, आज जो है रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिनर करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया है,
और अपना रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को दे दिया। तो राष्ट्रपति की तरफ से जो है एक भोज दिया जा रहा है, डिनर दिया जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। उस डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन एक संभावना ये भी है कि एनडीए की बैठक के बाद जो है कुछ नेता जो है वो जाकर राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र दे सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो 7:45 बजे की खबर है वो ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिनर है वहां पर, और क्योंकि आज 17वीं लोकसभा का समापन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को दे दिया है, राष्ट्रपति ने वो स्वीकार कर लिया और राष्ट्रपति की तरफ से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है डिनर दिया गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति भवन जाएंगे। लेकिन जो समर्थन पत्र देने की बात है वो एनडीए की बैठक के बाद जो है एनडीए के तमाम नेता जो हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है अपना समर्थन पत्र देने के लिए। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। शशि जी आपकी बात बीच में रह गई थी, 2 लाइन में जल्दी पूरी मैं करें। 2 वाक्य और बोलूंगा क्योंकि संगीत जी बोलने वाले थे। एक बात नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी इसे देखिए, उन्होंने आज एक भी घंटा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में ही समर्थन पत्र ले लेंगे और जाकर अपना दावा पेश कर देंगे। तो नरेंद्र मोदी की जो त्वरित कार्रवाई करने की आदत है वो एक उनकी खूबी है। आखिरी वाक्य, जो लोग ये कहते हैं कि वो गठबंधन की सरकार कैसे चलाएंगे, मैं उनको सिर्फ बड़ी विनम्रता से याद दिलाऊंगा कि पार्टी के महासचिव रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कई स्टेट्स में संगठन मंत्री का काम किया है और उनके तालमेल से ही उन स्टेट्स में सत्ता की भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी थी। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। और नरेंद्र मोदी को गुजरात से जब गुजरात के लिए भेजा गया था उसके पहले उन्होंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था। जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर अटल जी ने यहाँ से भेजा था, बीजेपी की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन संगीत रागी जी, आशुतोष जी ने आप ही के ऊपर इशारा करके बहुत सारी बातें कही हैं। नहीं, मेरे तरफ नहीं सर, इनकी सलाह जो है वो नीतीश जी के लिए था कि नीतीश जी को इधर आ जाना चाहिए। ये सलाह बड़े बड़े नेताओं को देते रहते हैं। अब इनके ऊपर महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लौटते हैं। मुझे लगता है कि जो शशि शेखर जी कह रहे हैं कि 2014 और आज के 10 साल का सिनेरियो को जरा हटा दीजिए। यदि 2014 में यही मैंडेट भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती तो इस देश में पूरा ये होता कि नरेंद्र मोदी ने अपने बूते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के करीब पहुंचा दिया। यानी कि 118 से लेकर के 240 की यात्रा तक पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने, और तब यही पूरी मीडिया में जयकारा हो रहा मोदी होता के साथ एनडीए नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। संगीत जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें चंद्रबाबू नायडू जो आंध्रा से दिल्ली पहुंचे और उसके बाद पीएम के साथ बैठक कर रहे थे। इसके अलावा नीतीश कुमार, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, नीतीश कुमार भी उसमें शामिल थे और भी घटक दल के जितने भी नेता हैं सभी ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की, बैठक की, एक दूसरे को बधाई दी। फिलहाल पीएम मोदी के साथ एनडीए नेताओं की बैठक खत्म हो गई है और अब से थोड़ी देर के बाद आपको बताते चलिए ये तमाम दल पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन और 7:45 बजे 7:45 पर वहां पर जाकर समर्थन पत्र सौंपेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद मौजूदा सरकार को लेकर जो फेयरवेल है वो राष्ट्रपति की ओर से वहां पर आयोजित किया गया है, जिसका सब हिस्सा बनेंगे। हिमांशु, पीएम आवास पर एनडीए की बैठक खत्म हो गई है, क्या जानकारी मिल रही है? बैठक में किन किन बातों पर चर्चा की गई है? देखिए, जहां तक जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, सबसे पहले नीतीश कुमार पहुंचे और फिर उनके बाद जो है चंद्रबाबू नायडू और तमाम नेता पहुंचे, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, तमाम नेता यहां पर पहुंच गए थे। और ये बैठक इसलिए था कि एनडीए की सरकार जो है वो एक बार फिर से बन रही है, सबको बधाई दी गई है। एक प्रस्ताव पास किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जो है वो सरकार बनी है और एनडीए की जीत हुई है। इसके लिए सब बधाई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। और उसके बाद शायद अब यहां से कुछ नेता जो हैं वो निकलना शुरू हुए। नीतीश कुमार यहां से निकल चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू निकल रहे हैं। तमाम नेताओं का अब जो है बैठक खत्म हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई है इस बैठक के अंदर, वो कि एनडीए जो वो है एकजुट है और मजबूत है।
एनडीए एक साथ है और ये संदेश यहां से दिया गया है। शायद हो सकता है कुछ देर में जो है अब यहां से एनडीए के नेता निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएं और वहां पर जो है राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपना समर्थन पत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जो है चित्रा वो दे। उसका कारण ये है, वैसे टेक्निकली रूप से उनको समर्थन पत्र देने की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्री पोल अलायंस है। प्री पोल अलायंस में आपको समर्थन पत्र नहीं देना होता है, लेकिन बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पूरा एनडीए एकजुट है, मजबूती के साथ है और इसीलिए समर्थन पत्र जो है वो दिया जा सकता है। आज 6 बजे क्योंकि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है एनडीए के वो उनके संपर्क में है और इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एनडीए की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सभी गठबंधन के साथी दलों ने अपने अपने समर्थन पत्र जो है वो दे दिए हैं और अब ये समर्थन पत्र लेकर जो है जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, तमाम लोग, एकनाथ शिंदे, ये राष्ट्रपति भवन जो है वो जा सकते हैं और अपना समर्थन पत्र जो है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि 7 तारीख को जो है एनडीए के संसदीय दल की बैठक है। उस संसदीय दल की बैठक के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो एक बार फिर से एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे राष्ट्रपति से और 8 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा। 2 अलग अलग तस्वीरें हिमांशु हम दिखा रहे हैं। एनडीए की बैठक खत्म हो चली है, थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही जानकारी निकलकर सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। 1 घंटे तक एनडीए की ये बैठक चल रही है और अब थोड़ी देर के बाद तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति से जाकर मुलाकात करेंगे और फिर औपचारिक जो चिट्ठी होती है समर्थन की वो वहां पर सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। संगीत जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए जिस प्रकार से घटना चक्र चल रहा है उसमें कहीं मुझे संदेह नहीं हो रहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनाने जा रही है और अभी ये बात चीज जो है कि नीतीश जी बाहर निकल जाएंगे या टीडीपी बाहर निकल जाएगी, उनको अपने अपमान का बदला लेना है, इनको अपने अपमान का बदला लेना चाहिए, हिसाब किताब चुकाना चाहिए। मुझे लगता है ये दौर खत्म हो चुका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी इसकी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। राजनीति में सारी संभावनाएं जागृत रहती हैं, लेकिन तत्काल मुझे नहीं लगता है। जब वो आरजेडी से बाहर निकल करके आए थे तब भी उनको कहीं ना कहीं एक पीड़ा थी और उनको पता था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तभी हम एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास था कि नीतीश जी का जो 15% 16% का इंटैक्ट जो वोट बैंक है वो जब तक नहीं आएगा इंडिया भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है वो बिहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं करे। तो दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसके कारण वो साथ हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नीतीश स्वाभाविक गठबंधन के हिस्से हैं। ठीक है। जो लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक राजनीति के खिलाफ खड़े होने वाले ये दोनों पार्टियां हैं, साथ साथ खड़ी हैं। तो मुझे इसमें कोई दूर का, जहां तक एक अमरावती का सवाल है तो ये चंद्रबाबू नायडू का ग्रज शुरू से रहा है। ये उस समय भी था कि हमको जितना मदद होनी चाहिए थी केंद्र के तरफ से उतना मदद नहीं पहुंचाया और ये तो कोई भी करेगा अगर केंद्र में वो समर्थन दे रहा है तो बार्गेन करने की स्थिति में वो है। बजट भी इतना बड़ा है कि कम मुझे नहीं लगता है कि जो टकाटक वाला जो प्रोजेक्ट था उसको करने में जितना पैसे की बात की जा रही थी उसमें एक अच्छा मैं संजय कुमार जी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ आशुतोष जी, उसके बाद में आऊंगी। बहुत देर से एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई। अब दोनों ही तरफ की एक और बात बता दूं, मुस्लिम महिलाएं टकाटक के लिए आकर के दरवाजा पे ये फरेब की राजनीति है जिसको आशुतोष समर्थन देते हैं। आपको क्या ठीक है, अब जरा भी गुंजाइश आपको लग रही है? देखिए एनडीए में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, तमाम और भी मुद्दे, लेकिन अब से आधे घंटे के बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने जा रही है, क्या आपको लगता है कि उसमें भी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा कि हम सरकार बना लें? इसको लेकर कैसे सहयोगी जो दूसरे दल हैं उनको अपनी तरफ लेकर आया जाए? चित्रा जी, मुझे लगता है संभावनाओं पर विचार तो जरूर किया जाएगा, लेकिन ये संभावना हकीकत में बनती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती। आप देखें अभी इस वक्त ही इस बात की चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा भंग की है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा दें। कैबिनेट की सिफारिश के बाद लोकसभा भंग कर दी है। एनडीए दलों के साथ राष्ट्रपति की कुछ देर के बाद मुलाकात होगी। आज ही सरकार बनाने का दावा नरेंद्र मोदी की ओर से पेश किया जाएगा। कैबिनेट की सिफारिश के बाद 17वीं लोकसभा राष्ट्रपति की ओर से भंग कर दी गई है। संजय जी प्लीज अपनी बात। मुझे लग रहा है जिस तेजी से एनडीए गठबंधन में काम हो रहा है,
उनकी बैठक हो गई और उसके बाद वो राष्ट्रपति से जाके मिलने वाले हैं, जो समर्थन की चिट्ठियां देने वाले हैं। तो जिस तेजी से एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना ऐसी छोड़ी जा रही है जिससे किसी भी उठापटक की गुंजाइश हो। इंडिया गठबंधन अपनी बैठक करेगा, अपनी रणनीतियां बनाएगा, लेकिन सरकार बनाते हुए तो मुझे दिखाई नहीं पड़ती इस वक्त, तो कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। और अगर कोई संभावना, संजय एक और छोटा सा बात, चूंकि सबसे आखिरी में मैं आपके पास आई हूँ, अगर जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी की जाएगी इंडिया गठबंधन की ओर से, टीडीपी को भी ले लिए, इधर से हम नीतीश को भी ले लिए, तो भी उनको वो 272 का बहुमत नहीं मिल रहा है। फिर उनको 5 से 8 जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं या निर्दलीय सांसद हैं, उनके ऊपर अपनी निगाह बनाकर रखनी होगी। देखिए, पहली तो संभावना इन दोनों को लेने की संभावना कितनी है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। 2 लोगों को आपको लेके आना होगा, और अगर लेकिन 2 आ गए तब ये जो 8-10 का जो गैप रहेगा वो शायद बहुत मुश्किल नहीं है। एक संभावना बता देता हूँ चित्रा जी, थोड़ी सी टिप्पणी। जो नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा जा रहा है कि वो संवित सरकारें चलाने का उनका कोई अनुभव नहीं है, तो मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, अपोजिशन में किसको बहुत बड़ा अनुभव है। दूसरी बात देखिए, इतने सारे ये जब वो आ रहे थे तो कहा जाता था कि उनको कोई अनुभव नहीं है फॉरेन पॉलिसी वगैरह का, कहा जा रहा है वहां पर हलचल तेज हो चली। 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें। उनको संयुक्त सरकार चलाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन शिवसेना, ऑपरेशन एनसीपी, ऑपरेशन मध्य प्रदेश बहुत है। अरे एक मिनट सुन लीजिए, 12 में से 2/3 सांसद 8 तोड़ना और 16 में से 11 तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? और उनको बाद लेकिन 10 सालों की सरकार के बाद भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा वक्त में फिलहाल बनी है। आपको बताते चले, इसके पहले यूपीए की ओर से 145 के साथ 2004 में सरकार बनाई गई थी, 2009 में 206 के साथ यूपीए ने अपनी सरकार बनाई थी। तो 10 सालों के बाद ये जो गठबंधन की सरकार है एक बार फिर से अस्तित्व में आने जा रही है, हलचल तेज है।